काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में आपको जो है रेट के बारे में बताया, रेट की जो है आपको जो है ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ग्राफ बताए। अब आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है रेट को जो है कोई रिएक्शन से तो उसका रेट कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन से एग्जाम्पल के टाइम पे जैसे N2O5 है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। N2O5 जब ये अगर ब्रेक करती है तो ये बनेगी NO2 प्लस O2 बनेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इसको बैलेंस इक्वेशन दिया रहेगा, ये दिया है तो इसको रेट लिखते हैं। देख सकते हैं अगर यहाँ 4N है तो यहाँ 4N है, 10 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी 8 तो 10 है। तो इसको अगर रेट लिखना है तो एक बार देख लीजिए बच्चों, बहुत अच्छी तरह देखेगा, मतलब रेट, इस रिएक्शंस की रेट लिखना है तो आप लिखिए रेट। अगर ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट हमेशा जो होती है कम होती है, खर्च होती, समय के साथ खर्च होगी तो वो कम होगी, तो उसको कम को क्या बोलते हैं, डिक्रीज या माइनस। और जिस इसके आगे जो है ये गिनती लिखी होती है, इसको जो रिप्रेजेंट की जाती है 1 अपान करके, तो अगर ये कम हो रही होगी तो कहेंगे माइनस, कम हो रही है 1 अपान डी N2O5 कंसंट्रेशंस अपान dt। ये रिएक्टेंट से खर्च हो रही थी, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख लिया। ये प्रोडक्ट है तो बनेगी तो कहेंगे इक्वल टू, प्लस में कहेंगे 1/4 DNO2 कंसंट्रेशंस अपान dt, ये बराबर होगी प्लस DO2 कंसंट्रेशंस अपान dt। तो ये जो है आपने इस रिएक्शंस के लिए रेट लिख दिया। तो इस पे जो है काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इस क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी अगर पेज नंबर पे अगर आप जाते हैं तो ये है 97 पे, तो आप एनसीईआरटी के पेज पे ये भी क्वेश्चंस आया था। तो मैं एग्जांपल नोट कर लेता हूँ। एग्जांपल एनसीईआरटी का है, लिखा है 5Br माइनस इक्वस BrO3 माइनस इक्वस 6H पॉजिटिव इक्वस और जो है 3Br2 प्लस 3H2O लिक्विड के फॉर्म में, ये इक्वस के फॉर्म में है। इसको अगर आपको रेट लिखना है तो एनसीईआरटी ने जो रेट लिखा है वो एवरेज के फॉर्म में लिखा है। हमने जो है ये रेट लिखा था इंस्टेंटेनियस रेट पे लिखा है। तो बच्चों इसको मैं एक बार एवरेज के रेट में लिख देता हूँ। तो एवरेज के रेट में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट तो लिखेंगे। तो यहाँ रेट, तो कहेंगे रेट इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो ये खर्च होगी तो क्या कहेंगे माइनस 1/5। क्या लिखेंगे, एवरेज में लिखना है तो लगाएंगे डेल्टा Br कंसंट्रेशंस, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा T, ऐसे करके ये भी बराबर होगा तो कहेंगे इक्वल टू, फिर कहेंगे माइनस, कहेंगे डेल्टा BrO3 कंसंट्रेशंस अपान डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो कहेंगे माइनस तो कम होगा तो कहेंगे माइनस 1/6 करेंगे और H कंसंट्रेशन अपान डेल्टा T, ये बराबर होगा। अब ये प्रोडक्ट में है यानी बन रहा है तो ये प्लस में होगा तो कहेंगे प्लस 1/3 डेल्टा Br2 कंसंट्रेशन dt इक्वल टू प्लस 1/3 कहेंगे डेल्टा H2 कंसंट्रेशन अपान डेल्टा T। ये रेट लिख गया, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप चाहें तो इनको इनसे कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो ये क्वेश्चंस किस फॉर्म में आया था, मैं इसको आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखा देते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चंस कैसे आता है। क्वेश्चंस कहीं से बाहर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चंस है रेट के फॉर्म में है, ये रहा। एक क्वेश्चन अमोनिया पे दिया है, जैसे ये है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर दी, जो क्वेश्चन आपको निकालना है वो कह रहा है कंसीडर दी रिएक्शंस ऑफ, कंसीडर दी रिएक्शंस ऑफ, क्या रिएक्शंस है, N2 गैस के फॉर्म में है,
3H2 गैस के फॉर्म में है, ये बन जाता है 2NH3 गैस के फॉर्म में, G के फॉर्म में। तो कह रहा है कि दी इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्वेश्चन है, दी इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप बताना है। इनके जो बताने हैं रिलेशंस वो ये दिए हैं, बिटवीन ये DNH3 अपॉन DT आर बराबर है -DH2 अपॉन DT इज, ये रिलेशन बताने हैं। तो आप कुछ टेंशन ना लीजिए, आप चुपचाप जो है आप क्या कर दीजिए, इस क्वेश्चंस के जो है आप रेट लिख दीजिए। तो मैं ऊपर मिटा देता हूं बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, फिर ऑप्शन में दिखाता हूं कह क्या रहा है। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके, यानी आप जो है रिएक्शंस दिया है, इस रिएक्शंस के जो है आपको रेट लिखना है। बस आप पहले ये करिए, रिएक्शंस के रेट लिखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या करना है, आपने कहा रेट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट में है तो कहेंगे माइनस, ठीक है, कहेंगे N2 कंसंट्रेशन अपॉन DT इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट में है तो कहेंगे -1/3 DH2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, कहेंगे माइनस इक्वल टू, आप कहेंगे प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो 1/2 DNH3 अपॉन DT, ये हो गया। जिसको कह रहा है रेट बराबर कर, सब आपस में इक्वल हैं, तो किसको लेना है, ये अमोनिया और ये। तो अगर अमोनिया का रिलेशन देखना चाहते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन है तो किसी को ले लीजिए जिसको ये बोल रहा है। अगर अमोनिया को लेना चाहता तो अमोनिया को ले लीजिए, तो ये उठा लीजिए इसको। अगर हाइड्रोजन के रिलेशंस में ऑप्शन में दिए हैं, हाइड्रोजन के रिलेशन में दिया है तो हाइड्रोजन को ले लीजिए। चलो मैं अमोनिया को लेता हूँ, तो अमोनिया किस फॉर्म में है, प्लस में, तो प्लस को हमने ले लिया DNH3 अपॉन DT, ये हो गया। यहाँ क्या लिखा 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस तो छिपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है तो कहेंगे माइनस, और जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या होएगा DH2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, एक ऑप्शन ये बना हुआ है। तो ऑप्शन में देखेंगे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है प्लस DNH3 अपॉन DT, ये हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक ऑप्शन यही है। आप अगर ये ऑप्शन दिया है आपका, ये करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको ले लो आपस में। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस है तो खत्म हो जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक ऑप्शन ये है, तो यही ऑप्शन सही भी है। तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल कर सकते हैं। जैसे ये रहा, कोई ए और बी करके फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं रेट को। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन नीट जो है 2019 में आया था, ये 19 का सवाल है। तो इसमें लिखा था खाली बराबर करना था, तो आप इसको करके जिससे कहे कंपेयर उससे बराबर कर लीजिए। मैं सेम तरीका इस पे से जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाते हैं। जैसे कोई रिएक्शंस होगी तो उसमें इतना रिएक्टेंट दिया होगा, उससे प्रोडक्ट बना होगा, तो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना होगा और रेट ऑफ जो है डिसअपेरेंस या अपेरेंस दोनों बतानी होगी। तो मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन है, कह रहा फॉर द रिएक्शंस ऑफ N2O5 4N2 + O2 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाई इतना इन 4 सेकेंड कैलकुलेट। इसमें से आपको सब कुछ कैलकुलेट करना। पहला क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसका आप रेट लिख लीजिए। तो अगर आप इस इक्वेशंस को रेट लिखोगे, अभी बताया मैंने, तो क्या लिखोगे, कहोगे रेट इक्वल टू, क्या कहोगे, ये रिएक्टेंट है तो कम हो रहा है तो कहेंगे -1/2, तो कहेंगे DN2O5 कंसंट्रेशन अपॉन DT, ये बराबर होगा किसके, इसके, लेकिन अब ये प्लस में होगा तो कहेंगे प्लस 1/4 DNO2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, ये भी बराबर होगा प्लस DO2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, तो ये बराबर होगा। तो जो जो आपसे कह रहा है वो ले लीजिए। तो मान लो आपसे कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशंस किसका, ये पूछ रहा, तो फॉर्मेशन ये भी है और फॉर्मेशन यही है, तो पहले इसको हम उठाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑप्शन फर्स्ट को, तो क्या कहेंगे, पहला जो है इसको सही कर रहा हूँ, तो कहेंगे रेट 1/4 DNO2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, तो ये दिया है 1/4 से कोई मतलब नहीं, इसका दिया है कंसंट्रेशन कितना दिया है ये,
तो दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -2 और ये समय कितना दिया है t 4 सेकंड, तो ये 4 हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 4 4 16, तो 16 कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 0.1, 10 के पावर चलाएगा -3 में, तो -3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल अपॉन लीटर्स, और अब नीचे आएगा सेकंड, तो मोल अपॉन लीटर, ठीक है, इंटू सेकंड, ये यूनिट हो जाएगी। तो पहला आपको ये हो गया फर्स्ट। अगर आप दूसरा निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो यानी इसको निकालना है, तो यही क्यों ले लीजिए। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन से निकालना है, तो आपका तो जो है एक चीज़ पता हो गया। तो अगर आप इसको जो है, ये अगर आपको दिया है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि DnO2 बराबर है इसके, यहाँ अगर कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कहेंगे 1/4 DnO2 कंसनट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू क्या है? DO2 कंसनट्रेशन अपॉन dt। तो जो ये वैल्यू आएगी वो इतने के बराबर होगी। तो आपने डिवाइड कर लिया तो क्या निकल के आया? जो आपने ये सॉल्व किया था तो ये रेट के बराबर हो गया, तो जो वैल्यू ये निकल के आई वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी। आप देख लीजिए, क्योंकि आप फिर ये रखेंगे इस चीज़ को लेके, और ये इसके बराबर है। अभी जैसे मान लो आपको रखा जाए तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे DO2 कंसनट्रेशन अपॉन dt बराबर क्या है? 1/4 DnO2 कंसनट्रेशन अपॉन dt। तो सॉल्व करेंगे तो वही तो फिर आएगा, 1/4 है, इसकी वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -2 और ये दिया है 4, तो क्या आएगा? यही आएगा जो आया हुआ है। तो इसका मतलब जो वैल्यू निकल के आई है वो इसके बराबर हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड हो गया। आपने सेकंड भी निकाल लिया, यहाँ से इन दोनों को बराबर कर दिया, इनको उठा के इनके साथ बराबर करें तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपका निकालना है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, यानी कितना ये खर्च हुई है, तो ये आप खर्च निकाल सकते हैं। तो खर्च क्या है? पूरा रेट आपने लिखा है, तो ये पूरा रेट आई है, तो इन दोनों को इक्वल कर लो। तो थर्ड में क्या कहेंगे? -1/2 DnO2 अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1/4 DnO2 अपॉन dt, ये रहा। तो इस अगर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू डिसअपेयरेंस निकल आएगी, क्योंकि जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस को क्या बोलते हो? डिसअपेयरेंस। तो हो गया, तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो कहेंगे -DnO2 अपॉन dt इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2/4 हो जाएगा, और DnO2 अपॉन dt यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू दिया है तो हो गया 1/2 NO2 वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 के पावर -2, ये वैल्यू दिया है 4। तो अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0.3 हो जाएगा, तो 4 चौक का 16 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 के पावर -3 मोल लीटर इंटू सेकंड, ये हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2 इंटू 10 के पावर -3 मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड्स। ये जो आपकी आएगी ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। अब कह रहा है कि रेट आप दीजिए, तो एक बार पूरे को रेट लिख दीजिए। तो अगर रेट लिखना है तो इसको मिटा देता हूँ, जो वो लिखा हुआ यही रेट लिखा है। तो जो लास्ट ऑप्शन है ये फोर्थ वाला, ये कह रहा रेट लिख दीजिए, तो ये रेट लिख के फोर्थ हो गया। तो इसका मतलब जो है ये आपके जो है चीज़ें क्लियर हो गई, कैसे क्वेश्चंस लगेगा, कैसे करेंगे इन चीज़ों को। तो आओ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। अगर आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। सिर्फ रेट आप लिखना समझ जाइए, इसका मतलब है कि आपसे जो है क्वेश्चंस लग जाएगा। मिटाते हैं इसको। अगर आप एनसीईआरटी पे जाते हैं, आपसे पूछा जाए कि रेट किस पे डिपेंड करती है या किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, ये बात अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हम एनसीईआरटी आपको दिखा देते हैं, फिर मैं अपना यहाँ ट्रिक से सिखाता हूँ। आपका एक हेडिंग लिखा होगा एनसीईआरटी पेज पे, ये लिखा है फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप देख लीजिए, फैक्टर एनसीईआरटी पे देखिए ये चीज़ लिखा होगा, फैक्टर इन्फ्लुएंस
रेट ऑफ रिएक्शंस, कहेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शंस। ये पेज नंबर आपके दिए हैं, आपकी जो है पेज नंबर एनसीईआरटी पे जो है 98 पे है, तो इसकी स्पेलिंग सही कर लो, INFLU, ठीक है, EN, इन्फ्लुएंसिंग कर लो चाहो तो, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो कहेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। आपसे कहा जाए कि रेट किस पे डिपेंड करती है, यही चीज़ें हम कहेंगे। तो कहेंगे रेट, इसी चीज़ को बोलते हैं रेट डिपेंड अपॉन एनसीईआरटी, NCERT। ये हमारा ट्रिक्स है कि रेट किस पे डिपेंड करती है, तो कहेंगे एनसीईआरटी पे डिपेंड करती है। या रेट किससे इन्फ्लुएंस होती है, तो कहेंगे एनसीईआरटी पे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, किस पे इन्फ्लुएंस होती है, एनसीईआरटी से। तो ये एन क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारी ट्रिक्स है एनसीईआरटी। और इसका एक सी और होता है जिसे बोलते हैं कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। ई का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन। ई का मतलब है एनर्जी है, लेकिन इसका सही नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग EA लिखते हैं। आर का मतलब है रेडिएशंस होती है, रेडिएशंस। और टी का मतलब होता है टेम्परेचर होता है। तो अगर आपसे बच्चों कहा जाए कि रेट या कहते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। यही चीज़ मैंने बताया कि रेट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, तो आप ट्रिक बोल देंगे कि एनसीईआरटी पे डिपेंड करती है। तो आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी क्या है, तो एन का मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सी का मतलब कैटालिस्ट, या सी का मतलब कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ कंसंट्रेशन लिखा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी, सी का मतलब कैटालिस्ट, ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से लेते हैं, ई का मतलब एनर्जी से, तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी कहना है। आर का मतलब रेडिएशन से, टी का मतलब टेम्परेचर है। तो आओ इसको करके एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को अलग अलग से जो मतलब है इसको बताते हैं। तो बच्चों इसको स्टडी करते हैं, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाए रेट किससे इन्फ्लुएंस होती है, किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी पे डिपेंड करती है। तो एनसीईआरटी में पहला चीज़ है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हेडिंग लिख लीजिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, एक एक करके स्टडी करते हैं अभी। नेचर का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है जो रिएक्शंस हो रही है, यानी जिस चीज़ों में, जिस बर्तन में या पॉट में कोई चीज़ रिएक्शंस करा रहे हैं, आपको वो देखना है कि वो रिएक्शंस जो मॉलिक्यूल लिए हैं वो कैसा है। अगर वो आयनिक रिएक्शंस होगा, यानी आयनिक मॉलिक्यूल होंगे, तो वो रिएक्शंस तेज होती है, क्योंकि एक्वस में डालने पे बॉन्ड टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होती है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो तोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आयन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो कहते हैं आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होंगे उनसे आयनिक रिएक्शंस तेज होती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि जल्दी से आयन दे देते हैं। कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तेज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ब्रेक करने से कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है उनको बॉन्ड को तोड़ने में। तो यहाँ नेचर का मतलब है अलग अलग बॉन्ड से। तो कहेंगे, अगर कंपेयर करते हैं तो कहेंगे आयनिक रिएक्शंस या आयनिक बॉन्ड आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट ड्यू टू, जब आयनिक बॉन्ड को इक्वस में कह रहे हैं आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, या आयनिक बॉन्ड जो होंगे, जब पड़े होंगे वेरी फास्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक बाय
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड easily gives आयन। तो आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, या कह सकते हैं आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। कंपेयर कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि आयनिक रिएक्शन आर फास्ट इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। क्यों वेरी फास्ट होती है, क्योंकि उसमें जब डालेंगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो तोड़ देगा, और जो है आप कहेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस आर स्लो होते हैं ड्यू टू सम एनर्जी are used to break कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। इसलिए अगर आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं या आयनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो तेज होते हैं। आयनिक मॉलिक्यूल अगर की बात करें तो वो रिएक्शंस में तेज होंगे इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट मॉलिक्यूल से, या रिएक्टिविटी देखेंगे तो इनकी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जल्दी अवेलेबल होते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है आपको पहचानना है बॉन्ड से, बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो जल्दी से रिएक्शन होगी, तेज होगी। तो नेचर का मतलब है टू बॉन्ड पहचानना, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। कैसे पहचानेंगे, हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, तो इंडियन पढ़ाया था यानी आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था, उसमें बताया था मेटल है और नॉन मेटल हो। कोवैलेंट पढ़ाया था, बताया था नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल होते हैं जुड़े होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड आप पहचान लेंगे, इसलिए आयनिक मॉलिक्यूल का जो रिएक्शंस होगी वो तेज होगी इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट मॉलिक्यूल से। अगला चलते हैं और अगला आपको बताते हैं इसके बाद जो नंबर आती है। तो बच्चों मैंने बताया कि रेट डिपेंड करती है एनसीईआरटी पे, आपको मैंने एन बता दिया। अब आते हैं सी पे। सी क्या है, ये है। तो हमने बताया सी का मतलब है कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके। कंसंट्रेशन ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबको पता होता है। अगर कोई चीज़ अगर आप कुछ भी ला रहे हैं, जैसे मान लो आप 30 अंडा ला रहे हैं और अगर एक दिन में 1 अंडा खा रहे हैं तो आप 10 दिन में चेक करें तो आपका 10 अंडा खत्म हो गया। तो कंसंट्रेशन का मतलब अंडा हो गया। अगर रिएक्शंस की बात किया जाए, जैसे रिएक्शंस है, जैसे ये रहा कि आप N2 + 3H2 से रिएक्शन कराते हैं, 2NH3 बनता है, मान लो अमोनिया बनेगी। तो सिंपल तरीके से मान लो ये आपको नाइट्रोजन, तो मान लो 1 बोरी हमने नाइट्रोजन कह दिया और 3 बोरी मैंने हाइड्रोजन कह दिया। तो अगर जब ये एक बोरी और 3 बोरी रहेगी तभी तो अमोनिया बनेगी। या आप कह सकते हैं 1 डिब्बा ये और 3 डिब्बा ये, तब ये बनेगी। तो ये इस टाइम कंसंट्रेशन हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर अमोनिया बनाना है आपको बच्चों, तो ये आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशंस, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशंस होना चाहिए तो रिएक्शंस होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब समय के साथ ये खर्च होगा। तो कितनी बढ़िया चीज़ है, क्या कह दीजिए कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्यों, जितने ज़्यादा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा रेट होगी, यानी उतने ज़्यादा अमोनिया बनेगी। तो ये बहुत आम बात हो गई। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ जाती है, यानी खूब चीज़ बनती रहेगी, खूब अमोनिया बनती रहेगी। अगला इसी में सी का मतलब बताया था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको मैं इसको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के जो लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि कैटालिस्ट 2 तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होती है नेगेटिव कैटालिस्ट। आप जैसे मान लो रिएक्शंस करा रहे थे, रिएक्शन स्लो थी, जैसे मान लो यही रिएक्शन से अमोनिया वाला करा रहे थे, इसमें अगर आप आयरन की छिलका डाल देते हैं तो ये रिएक्शन कहते हैं तेज हो जाती है।
या ऐसे कैटालिस्ट बहुत सारे हैं, हम देखा जैसे मान लो तुम 2 पार्टनर हो, कोई 2 बच्चे हो, एक रूम में रह रहे हैं और एक ठंडी मौसम में, इसे ठंड चल रही, खूब सो रहा है, तो वो बच्चा दूसरा वाला कह रहा है भैया कोचिंग करने आओ, डॉक्टर बनने आओ, कहाँ सो रहे हो, तुम्हारे घर में कितना पुदीना बोया है कि आप ना सो रहे हो खा रहे हो। वो समझा दे, ऐसी कुछ बात बोल दे कि अब आप एकदम जोश में आ जाए और कोचिंग करें, तैयारी अच्छी तरीके से करें और फिर सेलेक्ट हो जाएं, तो वो भी एक तरह का कैटालिस्ट का काम कर रहा है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि सो रहा है तो और उसको सुला दें, धूनी लगा दें, उसको मच्छर लग रहे हैं तो उसको मच्छरदानी लगा दें ताकि खूब सोए, तो ऐसे लोग क्या कह देते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो यहाँ कैटालिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मैं बहुत इसका डिटेल पढ़ाऊँगा बहुत अच्छी तरीके से। जब कैटालिस्ट पढ़ाऊँगा तो काफ़ी चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे बता रहा हूँ किस पे डिपेंड करती है। तो मान लो ये किसी चीज़ का कंसंट्रेशन है जिसका है, और ये जो है आपका रिएक्शंस कोर्स है, ये आप ऐसे कह लीजिए। इसका डिटेल पढ़ाएंगे तो कहेंगे एनर्जी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ ये बातें, कहाँ पढ़ाऊँगा। यहाँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन जब आप कहेंगे तो पेज नंबर 1 जो है 115 पे दिया रहेगा, ये पेज नंबर 115 जाइएगा तो कहेंगे ये रिएक्शंस कोऑर्डिनेट है, और ये कहेंगे एनर्जी है, या ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक चीज़ आपने सुना होगा ना, जैसे डायलॉग मारते हो, एक दिन मेरा आएगा कि मैं जो है बहुत कुछ बन के बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा। तो एक दिन क्या है, एक दिन कुछ नहीं है। एक थ्रेशोल्ड, एक लेवल होती है थ्रेशोल्ड्स, कि जब तक आप थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचेंगे तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होती है। तो वही एक दिन होता है जब आप थ्रेशोल्ड पे आएंगे। तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, यहाँ आर है, और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये रिएक्टेंट पहले जाके इसको थ्रेशोल्ड को टच करेगी, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, अब आप कैटालिस्ट डाल देंगे ना, तो ये कहेंगे जो ये यहाँ से यहाँ की गैप है, इसी को बोल देंगे कि ये जो है आपका बैरियर है, यही एक्टिवेशन एनर्जी गैप है। जब कैटालिस्ट डालेंगे तो हो सकता है कि ये जो है, जो आपका ये थ्रेशोल्ड है, ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड यहाँ आ जाती है, और जब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई, इसको टच किया, इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर कम कर देती है, रिएक्शंस को तेज कर देती है। तो जैसे आप उसमें कैटालिस्ट डालेंगे, रिएक्शंस तेज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगी, और थ्रेशोल्ड की जो बैरियर है वो कम हो जाएगी, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो बच्चों मैं इसका बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा कि कैटालिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है। ये लाइन खाली लिख लीजिए, ठीक है। जैसे किसी भी रिएक्शंस में आप कैटालिस्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, कह रहे हैं। तो ऐसे कह दीजिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटालिस्ट के, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात है, ये लाइन कह सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटालिस्ट। लेकिन किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बढ़ हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगी। ये बातें समझा रहे थे आपको। तो कैटालिस्ट हो गया, क्योंकि रेट डिपेंड करती है NC, उसके बाद क्या होता है NCR, ये रहा आपको बताया ना, NCERT। तो E क्या है, तो E ले लेते हैं, तो E है, तो E का मतलब होता है एक्टिवेशंस एनर्जी, एक्टिवेशंस एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं EA। तो आप एक चीज़ जानते हैं, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी, तो बच्चों ये एक्टिवेशन एनर्जी है। आपको एक सिंपल भाषण समझाता हूँ, हो सकता ना समझ में आए। जैसे मतलब छोटे छोटे बच्चों देखो ना, तुम जाओ उसको टीप मार दो, ऐसे टीप मार दो, तो बच्चा भी तुमको टीप मारना चाहेगा, या अगर टीप नहीं मार पाएगा तो जाके आगे जाकर गुम्मा उठा के मार देगा तुमको। ये अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई तो हो गया। यानी छोटे बच्चों की सहनशीलता कम होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो है सहनशीलता कम होती है, उठा गुम्मा मार देंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर जैसे मान लो आप आ रहे थे, दीवार पे एक लात मार दिया, या कहीं बुलडोजर खड़ी हुई थी, जाके उसको धक्का दे दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप बताइए? दीवार हटेगी क्या बुलडोजर चलेगा? नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि अगर कोई बुलडोजर खड़ी है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कहेंगे बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ चलने लगे।
कोई चीज़ खड़ी है, बाहर से आप एनर्जी दीजिए, उसकी एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है तो वो चलने लगती है। आपने एक फिल्म देखा था, उसमें सचिन टुचकुले हैं, वो नया नया जो है बिल्डर बनते हैं, तो वो रोड का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, देखा होगा। तो वो रोलर खरीदते हैं, रोलर। उसके बाद जो है वो रोलर पे पता नहीं क्या होता है कि वो ख़राब हो जाती है, तो उसको ले लोग धक्का देते हैं, नहीं चलती है। तो फिर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हाथी लेके आते हैं, हाथी देखा होगा, हाथी को बांधते हैं उसमें, फिर वो रोलर को खींचते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। यानी हाथी की एनर्जी प्लस रोलर की एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो रोलर चलने लगेगी। तो आप धक्का दे रहे हैं उसलिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नहीं चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन का मतलब है बाहर से एनर्जी देते हैं, और जो उसकी एनर्जी होती है, जिस सब्सटेंस की एनर्जी होती है, जो भी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपको रिएक्शंस हो रही है, अगर वो मिला के पहुँच जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, वो चलने लगती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेट और एक्टिवेशन एनर्जी से कंपेयर करते हैं तो दोनों रिलेशन एक दूसरे के इन्वर्सली होगी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी की ज़्यादा है तो रेट कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब उसका रेट ज़्यादा होगा। तो एक दूसरे का रिलेशंस इन्वर्सली होती है। इसको बेटा बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आर्हेनियस इक्वेशंस में, तो ध्यान दीजिए कहाँ पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट डिपेंड करती है एनसीईआरटी पे। तो इनका और रेट का रिलेशंस एक दूसरे के इन्वर्सली है, इसको समझाएंगे क्या होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। NCE आर बचा, आर का मतलब होता है रेडिएशंस। और बेटा रेडिएशंस बारे में तुम जानते होते हो, रेडिएशंस का एक तरह का मतलब है कि कहीं से रेज नहीं निकलना, निकल भी सकती है कहीं से रेज, या उस पर रेज डाल भी सकते हो, ऐसे करके। जैसे आर का मतलब रेडिएशंस, तो ये क्या होते हैं, रेडिएशंस। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, या हमारी सन सूरज से जो है रोशनी आती है या रेडिएशंस होती है, उसको भी ले सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर उनको जो है आप लाइट नहीं देंगे, तो अगर लाइट नहीं देंगे तो वो रिएक्शन से नहीं होगी, और रिएक्शन से नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों आपने देखा होगा, जैसे लाइट बिना बहुत सारे रिएक्शंस नहीं होते हैं। इसका आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे कंपटीशन करते हैं वॉलीबॉल की दूसरे से, छोटे छोटे होते हैं, उसमें ऋतिक रोशन होते हैं। तो एक जादू होता है, कोई जादू, तो उससे कहते हैं जादू कुछ करो ना, तो जादू एक वर्ड बोलता है धूप। यानी इसका मतलब है कि जो फिल्म बनाई गई थी वो भी कहीं ना से कहीं केमिस्ट्री पढ़े थे। जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती है वो चार्ज हो जाता है, उसके बाद बच्चों को फटाफट उड़ाता रहता है। सेम चीज़ें लाइट बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएगी। जैसे पेड़ पौधों को अगर आप लाइट ना दो, मान लो 1 साल तक उस पर आप रेडिएशन से ना करो, तो वो तो खाना नहीं बना पाएंगे, ना वो खाना बनाएंगे, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो हमको ऑक्सीजन नहीं देंगे, हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, तो पूरी ये दुनिया ना तहस नहस हो जाएगी। कैसे? अब अगर पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं तो हम जीवित रहते हैं, पेड़ पौधों को कोई खाता है तो उनको कोई खाता है। जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो घास फूस पत्ती खाते हैं, उनको हो सकता है और जानवर खाते हैं, उन जानवरों को और कोई खाता है। तो सिस्टम बनी है, पूरे जो ब्राह्मण बने, पूरी दुनिया है का सिस्टम बना है, उसमें भी एक पार्ट है रेडिएशंस। जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब तक उस पर लाइट नहीं डालेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दूसरी चीज़, मान लो कि आपके घर में कोई छतरी यानी प्लेट वाली फोटो इफेक्टिव प्लेट लगी है, अब मान लो 2 दिन से कोहरा है यानी रेडिएशंस नहीं हो रही है, तो तुम्हारे घर की जो बत्ती है ना बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं आ रही है तो उस पर रेडिएशंस होगा, यानी लाइट गिरेगी, और लाइट गिरेगी तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स होकर जो है आप समझ सकते हैं पूरी सिस्टम होती है, बैटरी होगी, बैटरी से फिर जो वो क्या रिएक्शंस होगी, फिर वहाँ से करंट निकलते हैं। तो सेम चीज़ें हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट्स बहुत सारे होते हैं, आप फोटो खिंचवाते हो तो इस एंगल से इस एंगल से, तो उस कोने कोने एंगल से वो कैमरा पे आपको लाइट डालता है। एक एग्जाम्पल इसका भी है, रेडिएशंस में एक एग्जाम्पल है फोटोग्राफ।
क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक्स। फोटोग्राफिक में यूज करते हैं। फोटोग्राफिक क्या है, सुबह सुबह हम निकलते हैं लखनऊ में, तो जो है आपने देखा होगा कि भूल भुलैया या जो है यहाँ पे इमाम बाड़े पे सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग इस कैमरे से ऐसे लाइट डालते रहते हैं। वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, लाइट डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से जब लाइट पड़ेगी तो तुम्हारी फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से आएगी। पता हुआ कि आपको लाइट इधर नहीं पड़ी तो फोटो में तुम्हारी गर्दन गायब है, नीचे बाकी तुम्हारा पार्ट है, कितना बढ़िया फोटो होगी। मान लो लाइट पड़ी, ये हाथे गायब हो गया, वहाँ लाइट गई नहीं तो हाथे गायब हो गया, तो फोटोग्राफ को खूब मारोगे, खूब पीटोगे उसको। तो ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी लाइट, जैसे आप बैठे हैं बढ़िया से एकदम तने हुए, इधर भी आपका इधर भी लगा हुआ है ऐसे लाइट लगी है, आपके चेहरे पे आती है, आपका बहुत बढ़िया फोटो आता है। कहाँ कहाँ यूज रेडिएशंस का, फोटोसिंथेसिस में, फोटोग्राफिक में, फोटोसिंथेसिस में। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो डार्क में ना होके लाइट में होते हैं, जैसे हैलोजिनेशन रिएक्शंस, पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस मीन्स, एक रेडिएशंस ये भी है, सनलाइट यानी सूरज से जो रोशनी आती है उसको रेडिएशंस कहते हैं। तो बेटा कितना इंपॉर्टेंट हमारा ट्रिक जो है एनसीईआरटी में आपका आर हो गया। अब बचा टेम्परेचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग किए, सुबह गए, दोपहर में 2 बजे लौट के आए, आपको भूख लगी है, और स्टूडेंट जानता है कि जब ठंडी में करता क्या है, अक्सर तहड़ी बनाता है, मटर पुलाव बनाता है। मान लो तुम घर गए, तुरंत दाल वाल लिया, सब लिया, उसमें सब कुछ डाला, मटर डाला, टमाटर डाला, चावल डाला, रख दिया। और मान लो तुम्हारा ये गैस है, इसमें अपना प्रेशर कुकर रख दिया, मान लो ये रख दिया। अब मान लो तुम्हारा गैस धुक 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 कर रही है, मतलब बुझने वाली है। अब जब उसमें दम ही नहीं है, धुक धुक हो रही है, तो क्या होगा, आप रख दीजिए इसको, सीटी आएगी नहीं, खाना बनेगी नहीं। और मान लो अपने पड़ोसी से गैस सिलेंडर ले आए, भरा के लाया था, एकदम उसको तेज कर दिया, उसके बाद तो क्या किया आपने, नीचे से आग लगा दी, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उनके बीच में टकराव होगी। टकराव माना कोलूजन्स होगा। जैसे कभी आप देखिए प्रेशर कुकर में रखिए और उसको टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और कान लगाइए, तो उसमें खुद 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 खूब चावल आपस में लड़ेंगे। और ये दुनिया का तो वसूल है यार, जहाँ टक्कर होगी वहाँ टेम्परेचर बढ़ती है। जैसे मान लो तुम गए, इसे मार दिया धक्का, तो अगर कहीं धक्का मारिए तो इफेक्ट दिखना चाहिए। हर कोलूजन या हर टक्कर नहीं कहलाती, सुना होगा डायलॉग फिल्मों में अक्सर। टक्कर भी ऐसा होना चाहिए कि पता चले किसी को टकराव हो। जब गए मान लो ऐसा चुपके तो छू के निकल गए, तो क्या टक्कर है, ऐसा टक्कर मारो कि इफेक्ट दिख जाए। इफेक्ट का मतलब वो घूम जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये जीता जागता एग्जाम्पल। पहले प्रेशर कुकर नहीं था तो क्या करते थे लोग, खुला बर्तन लेते थे। मान लो ये तुम्हारा खुला बर्तन है और इस खुले बर्तन में तुमने चावल रख दिया, और ये तुम्हारी मान लो ये आग है, कुछ भी आग है, चाहे बर्नर वाला आग है चाहे लकड़ी वाला, यहाँ से आपने आग लगा दिया। तो देखा होगा ये मान लो हमने ढक दिया, बर्तन से ढक दिया। अब यहाँ जब तुम आग लगाओगे तो यहाँ चावल बैठे, जब किसी को मान लो तुम ही बैठे हो, तुमको कोई आग लगा दे, भट से कूद जाओगे, आग लगाने से एनर्जी मिलेगी, भाग जाओगे। तो जैसे यहाँ पे चावल को तुमने यहाँ आग लगाया तो चावल कहेगा यार बहुत बेकार किस्म का यार आग लगा रहा है, तो ये चावल यहाँ से उठेगा, ये चावल यहाँ से उठेगा और इस चावल से टकराव होगी, ये इससे टकराव होगी, ये वाला चावल उठा के इससे टकराव होगी। यानी यहाँ पे जितने चावल के पार्ट हैं वो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। अब क्या होगा, एक दूसरे को अगर टक्कर मारते हैं तो ये नीचे एनर्जी अगर बहुत टेम्परेचर दिए होगे तो ये वाला इससे काफ़ी तेज टकराव होगी, ये वाला काफ़ी इससे टकराव होगी। लेकिन अगर आप देखा जाए जो ऊपर चावल है हो सकता है इसको टकराव कम होगी, अगर इसको टकराव कम होगी यानी इस पर जो है कोलूजन कम होगा तो हो सकता ऊपर वाला चावल कम पका हो। तो क्या करते हैं घर वाले माँ बाप जो भी बनाते खाना, जो भी चाहे तुम बनाओ चाहे तुम्हारे घर को बनाए, उसको चावल को करछा से चलाते हो। क्यों चलाते हो, क्योंकि ऊपर वाला चावल नीचे हो जाए और नीचे वाला चावल ऊपर हो जाए। ये हम चावल बता रहे हैं भिगोना बनाने वाला, प्रेशर कुकर में नहीं। फिर आप नीचे से हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या होगी, जो ऊपर वाला चावल नीचे आएगा उसमें भी खूब टकराव होगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई चीज़ जल्दी पक जाएगी, जल्दी बन जाएगी। इसका मतलब
रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। ये जीता हुआ जागता है। आप क्या करते हैं, कहीं भी आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वहाँ पे टकराव बढ़ जाती है। अगर टकराव बढ़ जाती है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से इफेक्टिव कोलूजन बढ़ जाती है, और इफेक्टिव कोलूजन बढ़ जाती है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बहुत बढ़िया से टक्कर मारते हैं, कुछ गिर जाती है, यानी बढ़िया इफेक्ट हुआ है। तो आप भी टकराइए तो बहुत अच्छी तरीके से टकराइए ताकि टेम्परेचर बढ़े, यानी इसका मतलब है इफेक्ट दिखे। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से मीट लेके, गोश्त लेके आए, बहुत लोग गोश्त खाने के शौकीन होते हैं। अब लगा दिया, रख दिया प्रेशर, दे सीटे पे सीटी दे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, पता चला यार गोश्त ही नहीं गल रहा है। अब सोचो तो आप कहते हैं यार पता नहीं कहाँ से चिकन मटन ये भी लाए होंगे, कहाँ से लाए थे, आप भी समझ सकते हैं कि कैसा होगा, मरी वाली है, जिंदा वाली है, क्या है। आप क्या करते हैं, प्रेशर कुकर तो रखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा दिया और दे धकाधक टेम्परेचर, इसका मतलब दे टकराव होगी, उसके अंदर जो भी रखा होगा खूब कोलूजन होगा, खूब खटखट लड़ेगी, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो बच्चों इन सब का पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, अच्छी तरीके से एक एक करके डिस्कस करेंगे।